दोस्तों हमारे देश के अंदर वैसे तो कई चर्चित हत्याकांड हुए हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चर्चित हत्याकांड की बात करें तो वो था टिंडर। दोस्तों टिंडर एक ऐसा हत्याकांड था कि जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ था तो उस समय हर कोई सिर्फ और सिर्फ इस केस के ही बारे में बात कर रहा था। दोस्तों आज के ज़माने में ज़्यादातर जो क्राइम हो रहे हैं वो लव, सेक्स और धोखा, इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहे हैं। वैसे तो इंसान के एक नहीं बल्कि अनेक चेहरे होते हैं, लेकिन सही चेहरा कौन सा होता है इसको पहचान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 3 मई साल 2018 जयपुर में रहने वाले रामेश्वर प्रसाद बहुत ज़्यादा परेशान थे। बल्कि रामेश्वर प्रसाद बल्कि उनका जो पूरा घर था ये बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि एक रात पहले उनका जवान बेटा दुष्यंत लापता हो गया था। इसलिए रामेश्वर बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड अपने बेटे को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती कहें या फिर कुछ और, रामेश्वर को अपने बेटे के बारे में कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। जब रामेश्वर अपने बेटे को ढूंढ रहे थे तो उसी समय रामेश्वर का फ़ोन बजता है। अब जैसे ही रामेश्वर का वो फ़ोन बजता है, रामेश्वर अनजान नंबर की कॉल देखकर तुरंत पिक कर लेते हैं। अब जैसे ही कॉल पिक करते हैं तो सामने से उनका बेटा दुष्यंत बात कर रहा होता है और दुष्यंत अपने पिता से अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है। कहता है कि पिताजी कुछ भी करके मुझे बचा लो। दुष्यंत ये बातें अपने पिता से कर ही रहा होता है कि इतनी देर में ही दुष्यंत की साइड से फ़ोन छीन लिया जाता है और वो फ़ोन एक लड़की ले लेती है। एंड उसके बाद में वो रामेश्वर से कहती है कि देखो, अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत चाहते हो तो तुम 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लो और वो सारे के सारे 10 लाख रुपए अपने बेटे के अकाउंट नंबर में डलवा दो। अब जैसे ही ये बात रामेश्वर सुनते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, इसलिए वो फ़ोन कट हो जाता है एंड उसके बाद में रामेश्वर पैसों का जुगाड़ करने लगते हैं। रामेश्वर ये सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी की जो कमाई थी उसका जोड़ा हुआ जो पैसा था वो महज 3 लाख रुपए के आसपास ही था। अब 10 लाख रुपए की मोटी रकम का इंतज़ाम करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क था। तो सबसे पहले जो 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में थे वो 3 लाख रुपए अपने बेटे के अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड उसके बाद में ये बताने के लिए कॉल करते हैं कि वो और पैसों का इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर अब स्विच ऑफ बताता है। रामेश्वर ये सोच सोच कर अब परेशान होने लगे थे कि ना जाने वो लोग उनके बेटे के साथ में क्या करेंगे। एंड उसके बाद में ये बड़ा परेशान होते हैं, नंबर को बार बार ट्राई करते हैं, लेकिन जो नंबर था लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। अब रामेश्वर बेचारे क्या करते, इसलिए हार खाकर वो पुलिस को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व करना ही सही समझते हैं। एंड उसके बाद में पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने जाने के बाद में सारी ही बात सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बता देते हैं। पुलिस जब ये सारी चीज़ें सुनती है, मामला नोट करती है एंड उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। लेकिन दोस्तों एक और दिन गुजर जाता है, लेकिन दुष्यंत के बारे में न पुलिस न उसके माता पिता के पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। दुष्यंत के परिवार पर एक एक घंटा बहुत ज़्यादा भारी था। दुष्यंत के घर में दुष्यंत के पिता और दुष्यंत की जो वाइफ थी ये बहुत ज़्यादा परेशान थी एंड हर घंटे पर ये पुलिस को कॉल कर कर अपने बेटे दुष्यंत के बारे में पूछ रहे थे। लेकिन दोस्तों दुष्यंत का कहीं पर भी कोई पता नहीं था। अगले दिन 4 मई साल 2018 को पुलिस थाने से दुष्यंत के पिता रामेश्वर को एक कॉल आता है और बताया जाता है कि पास ही के गांव में उन्हें एक बैग मिला है और उस बैग के अंदर किसी की पीसेस में कटी हुई डेड बॉडी मिली है। तो बहुत मुमकिन है, हो सकता है कि किसी ने दुष्यंत के साथ में कुछ कर दिया हो। तो एक बार आप आ जाइए और डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लीजिए। दुष्यंत के पिता रामेश्वर डरते डराते उस डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं। मन में यही चल रहा था कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटे के साथ में कोई अनर्थ हो गया हो। जब रामेश्वर उस डेड बॉडी को देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। दरअसल जो डेड बॉडी थी इसको इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर एंड डैमेज कर कर उसको मारा गया था कि डेड बॉडी से ये शनाख्त कर पाना बड़ा मुश्किल था कि आखिरकार ये डेड बॉडी किसकी है। लेकिन दोस्तों उस डेड बॉडी की फिंगर्स में जो अंगूठियाँ थीं वो अंगूठियों से साफ पहचान हो रही थी कि डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि दुष्यंत की थी, क्योंकि दुष्यंत जिस तरीके की रिंग्स पहना करता था वो रिंग्स उसके पिता को बहुत अच्छे से याद थी। इसलिए वो शनाख्त कर लेते हैं कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उनके ही बेटे दुष्यंत की है। पुलिस मामला दर्ज कर लेती है। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है और उससे पहले पुलिस इस पूरे मामले में अपनी अलग तरीके से छानबीन करे। पुलिस सोचती है कि क्यों ना एक बार दुष्यंत की कॉल डिटेल निकाल ली जाए और उसके बाद में सबसे पहले इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस दुष्यंत के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब दुष्यंत के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालती है तो यहाँ से पुलिस को कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। दरअसल एक नंबर ऐसा था जिस नंबर से बार बार पिछले कुछ दिनों से
दुष्यंत के मोबाइल पर कॉल आ रहे थे और दुष्यंत उस मोबाइल पर कॉल कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा लंबी बातचीत भी इस नंबर से चल रही थी, इसलिए पुलिस उस नंबर की जो करंट लोकेशन थी एंड उसके हिसाब से सारी चीज़ें जब पता लगाने की कोशिश करती है तो ये जो करंट लोकेशन थी ये गांधीनगर के रेलवे जो पार्किंग है वहाँ पर लेके जाती है। एंड जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर पुलिस को दिखाई पड़ता है कि दुष्यंत की कार वहीं पर मौजूद है और उस कार में सामान भरा जा रहा है। सामान भरने वाले 3 लोग, एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 27 साल के आसपास थी और 2 लड़के थे। इसलिए पुलिस इन तीनों को अरेस्ट कर लेती है। तीनों को अरेस्ट इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि इनके ही पास दुष्यंत की कार थी। लिहाजा जब इन तीनों को अरेस्ट कर कर पुलिस थाने लाया जाता है और जब इनके बारे में पता किया जाता है तो 27 साल की ये लड़की प्रिया एंड 2 लड़के, एक का नाम लक्ष्य बालिया और एक का नाम दीक्षांत। अब दोस्तों ये सारे ही जब चीज़ें पुलिस को पता चल जाती हैं तो पुलिस को बातचीत में पता चलता है कि ये दोनों लड़के हैं, ये एक तरीके से इस पूरे केस के अंदर इतनी अच्छी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है जितना इस केस के अंदर इन्वॉल्व होना इस 27 साल की प्रिया का पाया जाता है। दरअसल जो प्रिया थी ये एक बहुत ही छोटे से गांव की पली बड़ी लड़की थी, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड था इसे देखने के बाद में पुलिस हिल चुकी थी। साल 2012 में ही उसने क्राइम के अंदर एंट्री ले ली थी। एक छोटे से गांव की पढ़ी लिखी और एक बहुत ही छोटे से गांव में पली बड़ी ये लड़की जब जयपुर आती है तो वहाँ की चकाचौंध में ये खो जाती है और जल्द से जल्द ये बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहती थी, क्योंकि प्रिया जिस कॉलेज के अंदर पढ़ा करती थी वहीं पर बहुत सारी जो लड़कियां थी वो उसकी फ्रेंड भी थी। और धीरे धीरे प्रिया ने जो स्कॉट सर्विस वाले होते हैं उनसे भी कांटेक्ट कर लिए थे और उसके बाद में प्रिया उन लड़कियों को धीरे धीरे सप्लाई करने लगी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे और इसके इस काम में जो रुचि थी वो इसी वजह से बढ़ती चली जा रही थी। क्योंकि जितनी भी लड़कियों को प्रिया सप्लाई कर रही थी उन सारी ही लड़कियों को प्रिया ने पैसे का बड़ा लालच दिया था और अमीर से अमीर लोगों के साथ में वो उन लड़कियों को सोने के लिए भेज रही थी। प्रिया पहले खुद ऐसा करती थी, बाद में उसने अपनी कमीशन कमाने के लिए बहुत सारी लड़कियों को अपने इस गेम में शामिल कर लिया। दोस्तों उसके बाद में प्रिया कमीशन कमाकर ऐश तो कर रही थी, लेकिन इसी बीच में प्रिया को पता चलता है कि आस पड़ोस में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेटिंग्स ऐप पर अपनी आईडी बनाकर अफेयर कर रहे हैं। यहीं से प्रिया के दिमाग में एक बहुत बड़ा आइडिया आता है। प्रिया ने उसके बाद में टिंडर पर अपना अकाउंट बना लिया और उसके बाद में अमीर लड़कों से दोस्ती करना शुरू कर दी। पहले वो उन लड़कों से दोस्ती करती, उसके बाद में उनसे मुलाकातें करती और उनके साथ में इंटीमेट हुए हुए पलों को ये मोबाइल में कैप्चर कर लेती एंड उसके बाद में उन्हें ब्लैकमेल करती और काफ़ी ज़्यादा पैसा ऐंठ लेती। इसी तरीके से अब जो प्रिया थी ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगी थी और दोस्तों इस तरीके के काम को हनी ट्रैपिंग भी बोलते हैं। साल 2017 में प्रिया एक बार गिरफ्तार भी हुई थी, उसको जेल भी हुई थी एंड जब वो साल 2017 में गिरफ्तार होने के बाद जेल में से जब बाहर आती है एंड उसके बाद में भी ये फिर उन्हीं तरीके के कामों में इन्वॉल्व हो जाती है एंड उसके बाद में इसकी मुलाकात दीक्षांत से होती है। दीक्षांत जो कि मुंबई में एक प्रोड्यूसर था और जब दीक्षांत से इसकी मुलाकात होती है तो दीक्षांत मुंबई में अपना सारा कामकाज बंद कर कर जयपुर में ही एक किराए का मकान लेकर इसी प्रिया के साथ में रहने लग जाता है। क्योंकि प्रिया भी अभी जेल से छूट के आई थी इसलिए प्रिया के पास में भी जो पैसे थे वो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे थे, लेकिन प्रिया अपने सपनों को और अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी को सैक्रिफाइस नहीं कर सकती थी। इसलिए प्रिया के जितने भी शौक थे ये पूरे किया करता था दीक्षांत और प्रिया के शौक पूरे करते करते दीक्षांत ऑलमोस्ट 21 लाख रुपए के कर्जे में आ चुका था। अब दीक्षांत भी कर्जे में आ चुका था, साथ के साथ जो कर्जदार थे ये दीक्षांत को जान से मारने की धमकी भी दिया करते थे कि जल्द से जल्द उनके पैसे लौटा दो वरना तुम्हारे साथ में अच्छा नहीं होगा। इसीलिए दीक्षांत जो था वो अपने एक दोस्त लक्ष्य वालिया के साथ में मिलता है एंड उसके बाद में प्रिया, लक्ष्य और दीक्षांत ये तीनों लोग मिलकर एक प्लानिंग करते हैं और इसी प्लानिंग के तहत इन लोगों ने प्लान बनाया था कि एक जो प्रिया का पुराना वाला मॉडल था जिसमें ये लव सेक्स धोखा करती थी उसके बाद ब्लैकमेलिंग करती थी, उसी वाले फॉर्मूले पे हम लोग काम करेंगे। एक करोड़पति लड़के को जाल में फंसाया जाएगा और उसके बाद में उसे बुलाया जाएगा और उसे किडनैप कर लिया जाएगा एंड उसके बाद में बड़ी फिरौती हम लोग मांग लेंगे, एक ही बार में सारा मामला सेट हो जाएगा। उसके बाद में जो प्रिया थी ये टिंडर पर एक्टिव हो जाती है एंड उसके बाद में ये अपने शिकार को ढूंढने लगती है। अब इसी दौरान एक व्यक्ति से इसकी मुलाकात होती है जिसका नाम होता है विवान कोहली। विवान कोहली जो कि एक बहुत ज़्यादा अमीर बिजनेसमैन था, करोड़पति घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसलिए प्रिया और विवान की अब टिंडर पर बातचीत होने लगी थी। धीरे धीरे ये जो बातचीत थी मुलाकातों में बदल चुकी थी। कई बार कॉफ़ी शॉप में मिलना, एक दूसरे से मुलाकातों का जब सिलसिला बढ़ता है तो उसके बाद में एक दिन जो प्रिया थी ये विवान को अपने घर पर बुला लेती है, कहती है कि वो अकेली है और आज उसे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इसलिए जो विवान था काफ़ी ज़्यादा करोड़पति था, जब इतनी खूबसूरत लड़की का ऑफर आता है इसलिए विवान भी दौड़ा दौड़ा भागा भागा उससे मिलने के लिए पहुंचता है।
जैसे ही विवान उसका डोर नॉक करता है और दरवाज़ा खुलता है तो सामने का दृश्य देखकर विवान कोहली डर जाता है, क्योंकि सामने प्रिया तो नहीं खड़ी थी बल्कि लक्ष्य और दीक्षांत ये दोनों लोग सामने खड़े हुए थे। उसके बाद में ये दोनों लोग विवान कोहली को बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं एंड उसके बाद में बेड पर उसको बांध देते हैं। इधर ये दोनों विवान की बहुत ज़्यादा पिटाई कर रहे थे, उधर जो प्रिया थी ये विवान का वॉलेट खंगोल रही थी। दोस्तों उस वॉलेट के अंदर पैसों के साथ साथ एक आईडी कार्ड भी मिलता है। जैसे ही उस आईडी कार्ड को प्रिया देखती है तो प्रिया को ये पता चलता है कि जो लव सेक्स धोखा वाला काम वो कर रही थी ये सारी चीज़ें उसके ऊपर ही उल्टी आकर पड़ गई हैं। दरअसल जो आईडी कार्ड था वो किसी विवान कोहली के नाम से नहीं था, बल्कि उस आईडी कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ था वो नाम था दुष्यंत। जैसे ही प्रिया ने वो आईडी प्रूफ देखा था वो इतनी ज़्यादा आग बबूला हो चुकी थी, वो चीखते हुए दुष्यंत के पास पहुंचती है जो विवान कोहली नाम था। विवान कोहली के पास जाकर पूछती है कि ये आईडी किसकी है, तो विवान कोहली को ये और ज़्यादा मारने के लिए बोलती है लक्ष्य से और दीक्षांत से। लक्ष्य और दीक्षांत विवान कोहली को बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं एंड उसके बाद विवान कोहली कहता है कि हाँ ये सच है, मेरा नाम दुष्यंत है और मैं कोई करोड़पति व्यक्ति नहीं हूँ, बल्कि मैं मामूली सी एक माइनिंग कंपनी में नौकरी करता हूँ, एक बहुत नॉर्मल सा आदमी हूँ। ये बातें सुनकर अब जो प्रिया थी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी। प्रिया को ऐसा लगने लगा था कि जो विवान कोहली बनकर दुष्यंत उसे धोखा दे रहा था उसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसका करोड़ों रुपए ऐंठने का जो सपना था ये भी पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका था। लेकिन वो अपने प्लान से अब पीछे नहीं हट सकती थी। अब इन तीनों ने प्लान किया कि जितने भी पैसे चाहिए हम दुष्यंत की फैमिली से ही वसूलेंगे एंड उसके बाद में दुष्यंत को परिवार में उसके पिता का नंबर लेकर उसको कॉल किया जाता है और 10 लाख रुपए की डिमांड रखी जाती है। जो दुष्यंत के पिता होते हैं ये महज 1 से 2 मिनट के अंदर ही 3 लाख रुपए चूंकि उनके पास थे वो 3 लाख रुपए तुरंत दुष्यंत के अकाउंट में डाल देते हैं। दुष्यंत का एटीएम कार्ड वगैरह सारा उन लोगों के पास में था। उसके बाद में वो लोग बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं एंड उसके बाद में इन लोगों को लगता है कि हमने अब इसके घर वालों से 3 लाख रुपए तो ले लिए, लेकिन उसके पास अब ज़्यादा पैसे बचे नहीं, लेकिन हम लोग अपनी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए ये लोग प्लानिंग करते हैं कि दुष्यंत को अब मार देना चाहिए। इसलिए जो दीक्षांत था वो दुष्यंत को तकिए से मारने की कोशिश करता है। पहली बार ट्राई करता है, फेल्ड होता है, सेकंड बार करता है, फिर फेल्ड होता है, थर्ड बार में भी ये ट्राई करता है लेकिन फेल्ड हो जाता है। उसके बाद में जो प्रिया थी ये किचन में जाती है और वहाँ से किचन नाइफ लेके आती है और उस किचन नाइफ को ये दीक्षांत के हाथ में दे देती है। दीक्षांत जो कि तकिए से दुष्यंत को मार नहीं पाया था इसलिए बहुत ज़्यादा होपलेस था, इसलिए उस चाकू को लेते ही ये एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार उसके जिस्म पर वार कर देता है, जिसके बाद में दुष्यंत की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद में इसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ये तीनों लोग मिलकर उसकी डेड बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में कवर करते हैं एंड छोटे छोटे पीसेस में कर कर एक बैग में भरते हैं। उसके बाद आमेर हिल्स में दुष्यंत की ही कार से ले जाकर उस बैग को फेंक आते हैं एंड उसके बाद में जब वो बैग पुलिस को मिलता है इन तीनों को अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद में जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो जो लक्ष्य और दीक्षांत थे इन दोनों को तो अभी तक उम्र कैद की सज़ा ये भुगत रहे हैं, लेकिन जो प्रिया थी उसका यही मानना है कि उसने धोखेबाज मर्द का कत्ल किया है और इस तरीके का काम कर कर वो एक सोशल सर्विस कर रही थी। हालांकि इन तीनों को अभी भी जेल में रखा गया है। लेकिन दोस्तों आप लोग इस पूरे इंसिडेंट को किस तरीके से देखते हैं? आखिरकार इस पूरे इंसिडेंट में गलती किसकी थी? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कहानी अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।